बिलख रही नंदिनी गलिन मायाज दिलीप भूप के, पार लगावत रही जो भव से बेतरणी में डूब के। हाँ बिलख रही नंदिनी गलिन मायाज दिलीप भूप के। आज भी मेरे गांव में जातिवाद जिंदा है, जिसको देख सुनकर संविधान शर्मिंदा है। आज भी मेरे गांव में जातिवाद जिंदा है। तुलसीदास पर तो हम लठ लिए फिरते हैं, पर जाति उपजाति का बांधे बैठे पुलिंदा है। आज भी मेरे गांव में जातिवाद जिंदा। यही वो धरा राम खेले जहां पर, बनकर मनुज दुख झेले जहां पर। यहीं पर कहीं कृष्ण माखन चुराए, मधुर तान बसुरी की सबको सुनाए। चमुड़े को सजाता था भला बीन बजाने वाला, दूर बैठ खाता था सबको रिझाने वाला। दूर बैठ खाता था जग को रिझाने वाला। इतनी सरस रागिनी थी पढ़ती जब कानों पर, तो झूम झूम पढ़ता था वेद पढ़ाने वाला। राज मुकुट के शुभ चिंतक चित्तौड़ भूप दरबार की, आओ मिलकर जय बोले झाला श्री सरदार की। आओ मिलकर जय बोले झाला श्री सरदार की। समर मध्य जब घमासान था, राणा बुरे फंसे थे, आगे पीछे दाएं बाएं सब वीर धसे थे। पर राणा के भाले सम्मुख कौन भला आता था, ओजमयी मुखमंडल लगकर दुश्मन थर्राता था। खुशियों के रंग कवियों के संग हमारा ये कार्यक्रम है। आज की इस कड़ी में चित्रकूट के कवि हैं गुरु प्रसाद जी। ये अपना टाइटल गुरु लिखते हैं, तो आइए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। इनकी कविताओं का रसपान कराते हैं आपको। बताएं थोड़ा सा जो है अपने बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को कि कहाँ से हैं आप और कविताओं का सफर कैसे शुरू किया आपने। मूलतया तो मैं राजापुर के पास से हूँ जी, और गोस्वामी जी की उर्वरा भूमि से हूँ, जहाँ कविता का सिरमौर पैदा हुआ, कविता का शिखर पुरुष पैदा हुआ। उस धरती से हूँ मैं जी, लेकिन रहता यहाँ करबी हूँ। और जहाँ तक कविता की बात कर रहे हैं आप, तो कविता एक त्रिलोचन हमारे यहाँ कवि वो कहते हैं कि कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही याद तुम्हारी। पंत ने उद्घोषणा की उच्च स्वर में बहुत पहले। उन्होंने कहा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता निजान। कविता सायास हो, कविता नहीं होती। अगर कविता किसी ने बनाई है तो कविता नहीं, कविता तो होती ही है। और हमारे यहाँ ये बड़ी चर्चित कहावत है अंग्रेजी में कि पोएट इज बॉर्न नॉट मेड। भावनाओं से निकलती है। हाँ, वही कविता है। तो आप जो है किस तरह की कविता करते हैं, जैसे वीर रस है या श्रृंगार में लिखते हैं या प्रेम में लिखते हैं? अब ये न पूछिए, कोई ऐसा रस शेष नहीं हास्य को छोड़ करके कि जिसमें न लिखा गया हो। हास्य को छोड़ करके सभी रसों पर लिखा जाता है। और मूल विषय है जन समस्याओं पर। भारत को तोड़ने में, भारत को पतन के गर्त ले जाने में जिन समस्याओं का हाथ रावण में एक जो जातिगत ढांचा का थोड़ा सा गड़बड़ी है, उस पर भी बहुत मेरा चिंतन रहता है। बहुत पुस्तक आई है उसमें मेरी 3-4 पुस्तक। तो शुरुआत करिए कुछ जो है जो एक कविता मैं प्रस्तुत करूं। बिल्कुल। वही गाय है ना, जब महाराज दिलीप को कोई संतान नहीं हो रही थी, उन्होंने इसकी अभ्यर्थना करी और एक संतान प्राप्त। वो गाय आज गलियों में सड़ती गलती और उसकी चित्र देखने लायक नहीं। एक सुनिए। बिलख रही नंदिनी गलिन मायाज दिलीप भूप के, बिलख रही नंदिनी गलिन मायाज दिलीप भूप के। पार लगावत रही जो भव से बेतरणी में डूब के। हाँ बिलख रही नंदिनी गलिन महाराज दिलीप भूप के। देवता तरसे गोद अधिघृत का दूध नए को पावे। द्वार में गोबर लेपन कई के अल्ट्रा वायलेट दूर भगावे। और जाड़े माँ ठंडी से ठिठुरे, जाड़े माँ ठंडी से ठिठुरे
मारी फिरे धूप के हाँ बिलख रही नंदिनी गलिन मायाज दिलीप भूप के हाँ बिलख रही नंदिनी गलिन मायाज दिलीप भूप के दूध दही और घी का खाके ज्ञान की शक्ति बढ़ाइन भुजबल से दुश्मन का रोकिन ज्ञान से गुरुता पाइन कैसे दिलीप आरती उतरी है कैसे दिलीप आरती उतरी है गाय के ऐसे रूप के हाँ बिलख रही नंदिनी गलिन मायाज दिलीप भूप के हाँ बिलख रही। गुरु प्रसाद जी, आपने कविताओं का सफर कब से शुरू किया और कैसे आपका मन कविताओं की तरफ आया, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अब देखिए, परिवेश या वातावरण स्वभाव को जन्म देता है। घर का ही साहित्यिक वातावरण, हाँ। घर के लोगों को पूरा मानस याद था, हाँ। और ऐसा ही कुछ वातावरण था, घर में संगीत का माहौल था। और सबसे बड़ी बात एक बता दूं मैं, जो लोगों से नहीं बतानी चाहिए, एक कारण था कि बाबा जी और पिताजी के कारण दुनिया के सारे साधु संत वहां आश्रय पाते। अच्छा। उनकी कथाएं सुनते, मानस सुनते उनसे, और उनका पुण्य प्रताप मानिए या उनके भोजन पाने का प्रसाद मानिए, उनके प्रसाद पाने का प्रसाद मानिए कि हमारी सहज गति इधर हो गई। और 8वीं से मैंने लिखा, पहली कविता लिखी, वो विलुप्त है, अब नहीं मिल रही, लेकिन पहली बार मैंने सुनाई, बड़े भाई साहब ने उसको लिख लिया रात में ही आकर। मैंने किसी कार्यक्रम में सुनाई, संगीत के कार्यक्रम में, वो सहज स्फुटित थी, उन्होंने लिख लिया, आज उसका पता नहीं है। और बीच में बीए के दिनों में इंटर कॉलेज में लिखा, इंटर कॉलेज का एक बड़ी सी पुस्तक कहीं रखी है वो, लेकिन जो कविता में छंद रस अलंकार की बातें वहां तो नहीं है, लेकिन कविता है, उनका पता नहीं है। इधर बीए में मैंने लिखना शुरू किया तो बीए की एक साथी किताब लेके चला गया, नोट्स वहां तक लौटाया नहीं। तो लेकिन कविता उसे भी लिखी लेकिन कभी को तो कोई ले ना जाएगा। सृजन शुरू हुआ, जब जहां तहां पढ़े हम लिखते रहे, कागजों पर पड़ी नहीं, इधर हमने उसका संग्रह किया और पुस्तकाकार हो गई। कुछ जो है जो आपकी नवीन रचना हो तो उसको सुनाइए। जी जी, अभी एक पुस्तक आई है, मैं देता रहूंगा दस्तक, उसी की कविता मैं आपको सुना दूं। जी। इस जातिवाद ने हमें तोड़ा है, हमको एक दूसरे के इतने करीब आने नहीं दिया। कहीं न कहीं ये वर्ण भेद हमें एक टंट के नीचे नहीं आने दिया, ये बड़ी पीड़ा है देश की। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, आज भी मेरे गांव में जातिवाद जिंदा है। शहर में तो ठीक हो गए हम, लेकिन गांव की आप दशा देखें, आज भी मेरे गांव में जातिवाद जिंदा है, जिसको देख सुनकर संविधान शर्मिंदा है। आज भी मेरे गांव में जातिवाद जिंदा है। तुलसीदास पर तो हम लठ लिए फिरते हैं, पर जाति उपजाति का बांधे बैठे पुलिंदा है। आज भी मेरे गांव में जातिवाद जिंदा है। और सुनना कैसे जिंदा है, कुर्मी पर कुर्मी, केवट पर केवट, कहार पर कहार है। कुर्मी पर कुर्मी, केवट पर केवट, कहार पर कहार है। अहिर पर अहिर, कुम्हार पर कुम्हार, अहिरवार पर अहिरवार है। और कहां तक गिनाऊं, कितनी उपजातियां हैं, भारत में जातियों का लगाम बार। आज भी हम जन्म से जाति होते हैं, जबकि कर्माधारित अब बंद व्यापार है। हम मन को गरियाएंगे, तुलसी पर उंगली उठाएंगे, पर हम अभी जाति की जनगणना कराएंगे। और सुनना, कदाचित कदाचित हम अंतरजाति विवाह में बंधे, कदाचित हम अंतरजाति विवाह में बंधे तो बहु ऊंचे घराने की लाएंगे। हम जाति से नेता बनाएंगे, करेंगे कि लोगों की खूब निंदा है। आज भी मेरे गांव में जातिवाद जिंदा है, आज भी मेरे गांव में जातिवाद जिंदा है। एक कविता मैं आपको सुना दूं। ये धरती क्या है, ये कौन सी धरा है, लेकिन ये हो क्या गई, ये थी क्या और हो क्या गई। शीर्षक है ये वही धरा है, ये वही धरा है। सुनना, यही वो धरा राम खेले जहां पर, यही वो धरा राम खेले जहां पर, बनकर मनुज दुख झेले जहां पर। यहीं पर कहीं कृष्ण माखन चुराए, मधुर तान बसुरी की सबको सुनाए।
गोपाल गलियों में भटके और मटके, ब्रजवासियों की आंखों में अटके। वहीं कृष्ण कुरुक्षेत्र में सारथी बन, गीता सुनाई थी परमार्थी बन। यहीं पर तो अमिताभ बोले थे खुलकर, यहीं पर तो अमिताभ बोले थे खुलकर। मधुरिमा बरसती थी अंबर में घुलकर, असमानता कैसे धरती से जाए, शोषित दलित भी बराबर में आ जाए। महावीर का जो व्रत थी अहिंसा, कम हो रही थी धरित्री से हिंसा। गोरख पतंजलि ने जीवन खपाया, अधोगामी वृत्ति को ऊपर उठाया। ललकार काशी के तट पर सुनाई, कबीरा ने की थी सबकी धुनाई। मीरा यहाँ प्रेम के गीत गाए, प्रभु प्रीति में अपना जीवन खपाए। तुलसी अमर है हरि गीत गाकर, अघाते नहीं है प्रभु प्रीति पाकर। अरविंद गांधी यहीं पर हुए हैं, अपनी ऊंचाई में अंबर छुए हैं। पर रोना है देश में क्या हुआ है, पर रोना है देश में क्या हुआ है। दलितों की आहों का छाया धुआं है, दलितों की आहों का छाया धुआं है। बहाकर पसीना भी सुख जो न पाया, बहाकर पसीना भी जो सुख न पाया। उसकी जगह यंत्र को लेके आया। अब भी अपावन है गर्हित दलित है, अब भी अपावन है गर्हित दलित है। पर्दे में अब भी तिरोहित दलित है। ईश्वर के सब वंश कहते सभी हैं, वर्णों के भीतर रहते सभी हैं। फल थी लगा कर के बैठे यहाँ वर्ण, फल थी लगा कर के बैठे यहाँ वर्ण। उपेक्षित हुआ जो प्रतापी सुभट कर्ण, कीड़े मकोड़ों से भी हीनतर हैं। विवश है व्यथित है क्षुधित दीन तर हैं। ऐसे भी मानव यहाँ घूमते हैं, ऐसे भी मानव यहाँ घूमते हैं। क्षुधा शांत करने को पग चूमते हैं, और ऐसे भी मानव यहाँ घूमते हैं। क्षुधा शांत करने को पग चूमते हैं। कोई व्यवस्था कभी आ सकेगी, इनको बराबर में क्या ला सकेगी। सभी ओर से मोड़ कर मुंह इन्हें ही, सभी ओर से मोड़ कर मुंह इन्हें ही। संबंधों को तोड़ कर बस इन्हें ही मुहैया जो होती ये सुविधाएं सारी, सुवासित ही होती ये सुंदर फुलवारी। कुमलाए कुसुमों में फिर प्राण आते, कुमलाए कुसुमों में फिर प्राण आते। मधुमक्खी आती भ्रमर गीत गाते, कोकिल भी हंसती सुमन शुभ्र लख कर। सुनना, कभी कुछ कहना चाहता। कोकिल भी हंसती सुमन शुभ्र लख कर, सानंद भ्रमरावली स्वाद चख कर। समूची धरा मन मुदित गीत गाती, समूची धरा मन मुदित गीत गाती। प्रकृति भी यहाँ की न फूली समाती, समता का उद्घोष कोई करे तो, समता का उद्घोष कोई करे तो। दलित शोषितों की पीड़ा हरे तो, जगदाधिपति का अनुग्रह मिलेगा। समता सुमन
पूर्ण उपवन खिलेगा, समता सुमन पूर्ण उपवन खिलेगा। एक कविता सुना दूं। मैं एक बारात में गया जी। और जो बीन बजाने वाले लोग थे, हाँ हाँ हाँ। इतनी मधुरता थी उनके बीन में, हाँ। लेकिन जब खाने का मौसम आया तो किनारे बैठते थे। अच्छा। हाँ, तो मेरा दर्द था। कितना राग भरे बीन बजाते थे वो कि लगता कहीं भी रही आप झूम उठे और गीत सुने। क्या लिखा था मैंने, बहुत पहले लिखा था। बिल्कुल। चमड़े को सजाता था भला बीन बजाने वाला, चमड़े को सजाता था भला बीन बजाने वाला, दूर बैठ खाता था सबको रिझाने वाला, दूर बैठ खाता था जग को रिझाने वाला। इतनी सरस रागिनी थी पढ़ती जब कानों पर, तो झूम झूम पढ़ता था वेद पढ़ाने वाला, झूम झूम पढ़ता था वेद पढ़ाने वाला। नाचती थी जी भर के अभिजात्य बाला भी, और नाचता था रोटी को जग को नचाने वाला, नाचता था रोटी को जग को नचाने वाला। और सुनना, कला केवल आती थी, उन्हें कभी मंच नहीं मिला, कभी सम्मान नहीं दिया समाज ने उन्हें। कला केवल आती थी कुछ ही सभ्य लोगों को, और कोई कब मिला है इनकी कला बताने वाला, कोई कब मिला है इनकी कला बताने वाला कोई। एक बात मुझे कहनी है कि हम सदा से यश मरते रहे हैं। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, खुद मोदी जी बने, लेकिन कार्यकर्ता की उपेक्षा नहीं थी। कार्यकर्ता जो श्रम करता है यहाँ पसीना बहाता है, इसी तरह से सब सैनिक सभी सरदारों ने पसीना बहाया। जो यश मर गया उनके मुकुट पर, राजाओं के मुकुट, उसने उस युद्ध को जीता। तो मैं इस श्रेय दे रहा हूँ झाला सरदार को, जिसने उनका मुकुट पहन करके अपनी कुर्बानी दी और महाराणा को जंगल की ओर भेज दिया। उनका महाराणा आज निकल जाइए, कल आप फिर आ सकेंगे। अगर आज मारे गए आप तो आ न सकेंगे। महाराणा, मैं झाला सरदार को याद कर रहा हूँ। आप सुनिए। राज मुकुट के शुभ चिंतक चित्तौड़ भूप दरबार की, आओ मिलकर जय बोले झाला श्री सरदार की, आओ मिलकर जय बोले झाला श्री सरदार की। समर मध्य जब घमासान था, राणा बुरे फंसे थे, आगे पीछे दाएं बाएं सत वीर धसे थे, पर राणा के भाले सम्मुख कौन भला आता था, ओजमयी मुखमंडल लगकर दुश्मन थर्राता था। पर रण यथा विकट हो चला, समय नहीं मिलता था, वार करे भी कैसे राणा बस बिल्कुल ना चलता था, वार करे भी कैसे राणा बस बिल्कुल ना चलता था। पर झाला को सूझ गई युक्ति समझ में आई, राणा भाग चलो अब रण से फौरन आ घुमाई, और लपक मुकुट को पहन लिया अब रण में लगा मचलने, लपक मुकुट को पहन लिया अब रण में लगा मचलने। लगा सिंह का घोड़ा था मरुद बेग से चलने, आन बचा ली झाला ने चित्तौड़ भूप दरबार की, आओ मिलकर जय बोले हम झाला श्री सरदार की, आओ मिलकर जय बोले हम झाला श्री सरदार की। अश्वारोही चार लपक राणा के पीछे धाए, उन्हें पता चला कि ये तो राणा निकल गए, ये तो झाला है भाई, उनका मुकुट पहन लिया। तो चार अश्वारोही पीछे चल दिए। मरुत बेग से अश्व दौड़ता शत्रु समझ पाए थे, अश्वारोही चार लपक राणा पीछे धाए थे। भ्रातृत्व आज था जाग गया शक्ति सिंह था बोला। अब थोड़ी सी कथा है कि शक्ति सिंह और महाराणा एक बार शिकार पर थे, आखेट पर थे, दोनों का तीर एक सुकर पर लगा। राणा ने कहा कि मेरा लगा है, शक्ति सिंह ने कहा, चचेरे भाई हैं, शक्ति सिंह ने कहा कि मेरा लगा है, और इस पर विवाद हुआ और राणा ने कह दिया कि तुम निकल जाओ, अभी निकल जाओ। वो शामिल हो गए अकबर की सेना में, और जब भाई ही दूसरी सेना में हो। लेकिन आज जब देखा कि भैया के पीछे चार अश्वारोही दौड़ रहे हैं, तो भ्रातृत्व तो जाग आया। उन्होंने पीछे घोड़ा लगा दिया, उन चार लोगों के पीछे अपना घोड़ा लगा दिया, और घटना जो घटी, अश्वारोही चार लपक राणा पीछे धाये थे। भ्रातृत्व तो आज था जाग गया शक्ति सिंह था बोला, अरे कायरों याद नहीं क्या तुम्हें पद्मिनी डोला, अरे कायरों याद नहीं क्या तुम्हें पद्मिनी डोला। काट लिया सिर दो वीरों का, दो रण से भागे थे, पीछे पीछे शक्ति सिंह था भैया राणा आगे थे। गले लिपट कर शक्ति रोए भैया मुझे क्षमा करना, गले लिपट कर शक्ति रोए भैया मुझे क्षमा करना, मेरे अपराधों को बिल्कुल अपने मन में मत धरना। सिंह की आंखें उमड़ रही थी,
जो लहर चढ़ी हो ज्वार की, आओ मिलकर जय बोले हम झाला श्री सरदार की। आओ मिलकर जय बोले हम झाला श्री सरदार।